मदार बोलता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं एफआईज का डेटा। परसों के सत्र में क्या करके गए एफआईज, उसके बाद क्या रहा डीआईज का रुझान। तो 3529 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं एफआईज और डीआईज करीब 3031 करोड़ की बाइंग करके ले गए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ट्रेंड वही है, डेटा चेंज, जहाँ पर कि एफआईज सेलर है और डीआईज बायर हैं। साथ ही एक बार देख लेते हैं कि कौन से इंडिसेस हैं जो कि आज ग्लोबल फ्रंट पे थोड़ी सी कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो कोई कोशिश नहीं कर रहा है। डाउ जोन्स तो कल लाल निशान में बंद हुआ, शंघाई में करीब 0.5%, हैंसिंग में करीब 1%, निकाई और कोस्पी सभी इंडेक्स लाल निशान में बने हुए हैं। साथ ही अगर देखें तो यहाँ पर जो टॉप गेनर्स और लूजर्स हैं उनमें देखें तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण करीब 15% ऊपर है, आइनॉक्स इंडिया करीब 11% ऊपर है, ज्योति स्ट्रक्चर करीब 7% ऊपर है। इसका राइट इशू अभी चल ही रहा था, तो जिसकी वजह से इस काउंटर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली है। एलटीएफ करीब 6% और चोला होल्डिंग करीब 5.25% ऊपर है। तो कुछ एक काउंटर्स जहां पर की अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली है। टॉप लूजर्स देख लेते हैं कि कौन से काउंटर है जो कि अभी आज गिरावट दिखा रहे हैं। तो केईआई इंडस्ट्रीज करीब 18% नीचे, पॉलीकैप करीब 15% नीचे, आरआर केबल करीब 13% नीचे। तो ये आज सभी केबल काउंटर्स तेजी से नीचे आए हैं। हैवेल्स करीब 7.5% नीचे और आइनॉक्स विंड करीब 7% नीचे। तो काफ़ी सारी ये जो केबल कंपनीज हैं इन पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक खबरों की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आई थिंक ब्रजेश एल जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश सर, गुड मॉर्निंग। ब्रजेश सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रजेश सर से एक बार शायद लाइन कनेक्ट हो रही है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और कुछ एक खबरों की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल खबरें जिनका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिला है दुनिया भर के बाज़ारों में, ख़ास तौर से चीन में, जबकि पॉजिटिव खबर है लेकिन बावजूद उसके चीन का मार्केट उतना चला नहीं। चीन अपने बैंक्स में करीब $55 बिलियन का पूंजी निवेश करेगा। आपको याद होगा 2018-19 के आसपास, 2017-18 के आसपास की बात है आई थिंक, जब इंडिया में सरकारी बैंकों में सरकार ने एक बड़ा पूंजी का निवेश किया था जिसको बैंक रिकैपिटलाइजेशन का नाम दिया गया था। आज इंडिया के मॉडल को काफ़ी कंट्री अपना रहे हैं, उसमें चाइना भी शामिल हो चुका है। चाइना अपने बैंक्स को रिकैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है, $55 बिलियन वो डालेगा ताकि उनकी जो लोन ग्रोथ है वो बनी रहे, लोगों को लोन समय पर मिलता रहे, इंडस्ट्री को लोन मिलता रहे और उससे कम जो इकोनॉमी की रफ्तार है वो ठीक रहे। अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ब्रजेश एल सर जुड़ चुके हैं, आईडीबीआई कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स के। ब्रजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। हाय मॉर्निंग विवेक। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग इन। सर, ये जो चाइना ने अपने बैंक्स में पूंजी का निवेश किया है, दो फंडामेंटली हम इसको देखते हैं तो वो अपनी इकोनॉमी को तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब चाइना अपनी इकोनॉमी को सुधार करने की कोशिश कर रहा है। सर, इसमें दो पार्ट है। एक कि सरकारी बैंक्स को इंडिया में भी फोकस करा जाए। अगर कोई भी मतलब जब दुनिया भर की सरकारें इस तरह के कदम उठा रही हैं, अगर कल को हमारे यहाँ पर कोई इकोनॉमिक, ये जो अभी तो स्टॉक मार्केट डाउनटर्न है, जीडीपी का डेटा कल आएगा जिसमें कि हमने देखा कि Q2 के जीडीपी डेटा काफ़ी वीक रहे थे, तो इकोनॉमी में स्लो डाउन है। तीसरा, अगर हम देखें तो चाइना का जो मूव होता है वो मेटल कंपनीज को, कमोडिटीज़ को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देता है। तो सरकारी बैंक इंडिया के और मेटल कंपनियां, इनमें कुछ ठीक लग रहा है सर आपको? स्पेसिफिकली अगर सरकारी कंपनी की बात करें तो जो सबसे मेन आता है वो एसबीआई आता है। तो एसबीआई में लाइक जो 700 का जो लेवल है, जहाँ पे हम जो लेवल पे हम ट्रेड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लोवेस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हैं। और वीकली और थोड़े मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देखें तो ये जो 700 680 का जो लेवल है, काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड हो रहा है। तो मेरा मानना है कि ये लास्ट 3 4 महीने में जो करेक्शंस देखे थे मार्केट में, वो कहीं ना कहीं ईज ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। एंड मुझे लग रहा है एसबीआई काफी अच्छा एक सेटअप बन सकता है अगर आने वाले दिनों में। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के नजरिए से काफी अच्छा है, 713 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम 700 या 690 अगर इन जस्ट इन केस अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है तो, बट मुझे नहीं लगता उतना हो सकता है।
ये बेसिकली एक बताने का रीजन ये है कि हम आज एक्सपायरी का डे है, और जो मैंने ट्यूसडे तक का जो डेटा देखा था उस पर कहीं ना कहीं दिख रहा था कि वो जो मार्च का जो सीरीज जो ओपन हो रहा है उसमें वो शॉर्ट्स कैरी नहीं कर रहे, शॉर्ट्स काट के जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव अपडेट है। अगर यही जो ट्रेंड है वो आज के क्लोजिंग में भी बरकरार रहता है तो मुझे लगता है कि एसबीआई में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 750 760 तक का एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, और डायरेक्शनली अगर हम बात करें तो 800 के आसपास। तो मुझे लग रहा है ये सरकारी कंपनी में एसबीआई पे हमें डेफिनेटली एक बार ध्यान रखना चाहिए। व्यू काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, मुझे लगता है एक बाउंस बैक की उम्मीद किया जा सकता है और बाउंस बैक काफी अच्छा होगा। मेटल्स में भी आप देखिए हिंडाल्को में आज काफी अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिला है, मुझे लगता है कि हिंडाल्को में जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू कंटिन्यू रहेगा। ओवरऑल उतने स्ट्रॉन्ग बेट्स नहीं है, बट हिंडाल्को आप देख लीजिए, टाटा स्टील और सेल देख लीजिए, इसमें काफी अच्छे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें तेजी बन सकता है। जी, तो मेटल कंपनीज पर क्या करना है और सरकारी बैंक्स में क्या करना है ये सर ने आपको बता दिया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट खबर जो कि इंडियन मार्केट के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ इंडियंस के लिए ज़रूर है। और ये खबर लेकिन कुछ ना कुछ सेक्टर्स को जरूर प्रभावित करती है, उसमें आईटी सेक्टर भी होगा। ट्रंप गोल्ड कार्ड वीज़ा सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। अमेरिका में $5 मिलियन निवेश करने पर आपको गोल्ड वीज़ा मिल जाएगा। गोल्ड वीज़ा में आपको तमाम तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी जो कि एक आम नागरिक को मिलती हैं। उसमें क्या है कि $5 मिलियन का मतलब हो गया करीब करीब 44 करोड़ रुपए, 44-45 करोड़ रुपए में आपको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि EB-5 वीज़ा सिस्टम जो अभी एग्जिस्टिंग वीज़ा सिस्टम चल रहा था, जो लगभग इसी की तरह है, उसमें केवल $1.05 मिलियन देकर ही ये काम हो जाता था। तो लगभग डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि 5 गुना फीस कर दी। नाम स्कीम का चेंज कर दिया, गोल्ड वीज़ा कर दिया, जो कि पहले EB-5 वीज़ा सिस्टम था। EB-5 में क्या था कि एक तो करीब $1 मिलियन आप इन्वेस्ट कीजिए अमेरिका में, उसके तहत आपको अमेरिका में अपना एक ऑफिस या कुछ बिजनेस शुरू करना होगा, जिसमें कि वहाँ पर अमेरिकन्स को, जो अमेरिकी लोग हैं, उनमें मिनिमम 10 नौकरियाँ उनको देनी होंगी। तो ये एक सिस्टम रहता था जिसकी वजह से इंडियंस कुछ जाते थे, छोटा एक बिजनेस शुरू करते थे, 10 अमेरिकन्स को नौकरी देते थे और उनको वहाँ पर नागरिकता जैसे अधिकार मिल जाते थे। लेकिन इससे हो क्या रहा है, इससे बहुत सारी जो आईटी कंपनियों के जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं, जो कि जिनको लग रहा था कि उनको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा या उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, वो थोड़ा सा फंस गए हैं। ब्रिजेश सर, आईटी कंपनियों के लिए अभी ये डायरेक्ट रेवेन्यू तो हिट नहीं है, लेकिन कॉस्ट पर जरूर कुछ ना कुछ एम्प्लॉय कॉस्ट पर इम्पैक्ट डालेगा भविष्य में। सर, आईटी काउंटर्स कैसे लग रहे हैं आपको? विवेक, आईटी में थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला है। जो वीकली जो चार्ट है उसमें जो आईटी इंडेक्स की अगर स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लग रहा है एक करेक्टिव फेस या फिर करेक्शन की तरह दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आईटी इंडेक्स और नीचे जा सकता है। तो इंडेक्स अगर नीचे जाता है तो ये ओवरऑल मार्केट में भी थोड़ा प्रेशर आएगा। हो सकता है कि 38,000 के आसपास आईटी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल सकता है, थोड़ा पुल बैक आ सकता है, क्योंकि वीकली के जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा वीकनेस बन चुका है। जो कैंडल स्टिक या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में हम जो भी बात कर रहे हैं तो वहां पे फॉर्मेशन थोड़ा सा वीक हुआ, ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और ये ब्रेकडाउन मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में, लाइक जब इंडेक्स संभालेगा तो शायद बाकी के सेक्टर्स चल सकते हैं और आईटी में थोड़ा सा और मंदी देखने को मिल सकता है। तो आईटी एज ए सेक्टर जो हम पिछला अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पिच कर रहे थे, तो अभी शायद एक प्रॉफिट बुकिंग होकर यहाँ पे साइडवेज जाने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट डेटा जो कि कल आएगा, मार्केट की तस्वीर बदल देगा। मार्केट की तस्वीर देखिए, दो बार इसी डेटा ने ख़राब की। एक जब अगस्त में आया और एक जब नवंबर में आया। नवंबर में डेटा जब आया जीडीपी का, उसके बाद तो मार्केट में सेलिंग एफआईज की काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। और जीडीपी का डेटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है, हम क्यों देखते हैं जीडीपी इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी इंडिकेटर। मतलब आपके देश में सब कुछ जो भी चल रहा है, सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्री हो, सबका कंसोलिडेट होके आपने कितना एक साल में कितना प्रोडक्शन किया, उसका एक कंसोलिडेटेड डेटा आता है और वो हर क्वार्टर में आता है, पूरे साल का आता है। जीडीपी वही इंडिकेट करता है। तो आपको एक एक पॉकेट देखने की ज़रूरत नहीं है। एफआईज क्या करते हैं, एफआईज के जो मॉडल्स बने होते हैं वो इसी तरह से बने होते हैं कि जितनी जीडीपी ग्रोथ आएगी उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करेंगे। अब जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आ रहे हैं कल।
कल क्या एस्टीमेट है? 6.2% जीडीपी ग्रोथ रहने का। अगर हम पिछले क्वार्टर में देखें तो 5.4%। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई थी मार्केट की, जब ये Q2 FY25 यानी कि सितंबर तक की जो जीडीपी के आंकड़े थे वो नवंबर एंड में आए। अब दिसंबर तक की जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो फरवरी एंड में आएंगे, तो 2 महीने का लैग पीरियड चलता है। तो यहाँ पर 6.2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है जो दिसंबर क्वार्टर के लिए आएगी जीडीपी। अगर हम देखें तो जो Q2 FY25 की जीडीपी थी, आप बिल्कुल Q1 FY24 से देखते जाइए तो सबसे निचला स्तर यही था 5.4। 8.2 Q1 FY24 में जीडीपी थी, 8.1 Q2 में थी, Q3 में 8.6 थी, Q4 में 7.8 थी, Q1 FY25 में थोड़ी सी रफ्तार का स्लो हुई तो लोग थोड़ा सा थोड़ा सा कॉशियस मोड पर आए, और जब ये नवंबर में 5.4 आ गई तो बिल्कुल एफआईज सेल मोड में आ गए, बुरी तरह से सेल मोड में आ गए। हालांकि एफआईज ने तो अक्टूबर से ही सेलिंग शुरू कर दी थी। तो एफआईज वेरी स्मार्ट, मतलब उनको पता लग जाता है कि जीडीपी ग्रोथ वो पहले से ही बना लेते हैं कि ठीक है सितंबर क्वार्टर इनका ठीक नहीं रहा तो सितंबर क्वार्टर की जीडीपी इतनी अच्छी नहीं आएगी, तो उन्होंने अक्टूबर से ही लगभग सेल करना शुरू कर दिया था इंडियन मार्केट में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर काफ़ी इंटेंस सेलिंग, जनवरी में भी सेलिंग रही है। फरवरी में अब अगर आंकड़ा थोड़ा ठीक होता है तो शायद उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ एफआईज की तरफ से हमें पॉजिटिविटी मिले। आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे डेटा हैं इसमें, क्योंकि हमने देखा कि जीडीपी में ईयरली किस तरह का ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। तो ईयरली में देखें तो 6.4% की ग्रोथ इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है, जबकि हमने FY24 में देखा था कि 8.2% की ग्रोथ थी, FY23 में 7% की थी, FY22 में 9.7, क्योंकि हम कोविड से निकल कर आए थे तो उस समय एकदम से जो बेस था, जैसा कि आप देख रहे हैं FY21 में -5.8% थी, क्योंकि पूरा देश रुक गया था। लगभग मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो वो जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट था वो पूरे 2021 के सर्कल में था, तो नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ थी। वहाँ से जब बेस छोटा हो गया तो ग्रोथ आ गई नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छी, तो 9.7 दिखा मार्क। FY23 में नॉर्मल थी, FY24 में अच्छी नॉर्मल 7 to 8% की रेंज में रही, और इस तरह से अब FY25 थोड़ा सा स्लो ईयर रहेगा एज़ कम्पेयर टू लास्ट 3 ईयर्स, लेकिन कह सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ में इस क्वार्टर से रिवाइवल की उम्मीद है। अब बात करते हैं कि सेक्टोरल ग्रोथ किस तरह की एस्टिमेटेड है FY25 के लिए। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है FY25 की वो अच्छी रह सकती है, बिकॉज हमने देखा कि इस बार मॉनसून अच्छा देखने के लिए मिला। 3.8% की ग्रोथ एस्टिमेट की जा रही है एग्रीकल्चर के लिए, इस पूरे साल के लिए ये बात हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग में 5.3%, माइनिंग में अराउंड 2.9, ट्रेड एंड होटल्स में करीब 5.8, फाइनेंशियल एंड अदर सेक्टर्स में 8.9 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करीब 9.1% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सर, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि ये जो जीडीपी का जब डेटा आता है तो सर कैपिटल गुड्स शेयर जो कि मैक्रो इकोनॉमी से लिंक किए जाते हैं कि जीडीपी अच्छी आई है तो मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी। 3 सेक्टर में हम बात करते हैं, आईटी हमने बात कर लिया, बैंकिंग में भी हमने सरकारी बैंक पर बात कर लिया, मैं प्राइवेट बैंक पर भी बात करूंगा, लेकिन कैपिटल गुड्स को कैसे देख रहे हैं सर? कुछ लग रहा है चार्ट में कि यहाँ पर कुछ रिवाइवल आ सकता है अगर जीडीपी ग्रोथ रिवाइव हुई तो? थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि स्ट्रक्चर अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, बट लास्ट 2-3 दिन में जो एक लाइमलाइट में जो था वो एक एलएनटी था जिसमें अच्छा खासा एक करेक्शंस देखने को मिला, और मुझे लगता है जिस तरह से निफ्टी में आपने करेक्शन देखा है, एलएनटी में भी काफी एक अच्छा करेक्शन देखी, डिमांड के पास आया। 3200 का जो लेवल है काफी स्ट्रांग बेस है ये एलएनटी के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर निफ्टी में भी अगर संभालता है तो जैसे कि आपने बताया मैन्युफैक्चरिंग में अगर एलएनटी को अगर हम देखते हैं कि एलएनटी का जो हमारा लॉन्ग टर्म का जो नजरिया है वो काफी पॉजिटिव है। तो ये जो रिसेंट करेक्शन में जो 3200 के आसपास आया है तो मुझे लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 3200 के आसपास हम इसको लेने की उम्मीद कर सकते हैं, और नीचे करीब करीब 3100 का एक स्प्रेड रहेगा, 3200 से 3100। ये काफी एक स्प्रेड है जहाँ पे मुझे लगता है कि हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अगर इंडेक्स सपोर्ट लेता है, या जैसे कि आपने बताया कि अगर जीडीपी के नंबर में अगर कुछ सुधार आता है, यहाँ से कुछ यू टर्न लेता है या फिर थोड़ा भी पॉजिटिविटी आती है, तो मुझे तो एलएनटी में एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा एक स्टॉक जहां पे मेरा एक फोकस है वो है एबीबी। एबीबी में भी मुझे लग रहा है कि 5200 के आसपास अभी एक काउंटर ट्रेड कर रहा है, काफी ऊपर से नीचे आया है, 9000 के करीब करीब ये ट्रेड करा था, उसके बाद
बहुत बेस बोले तो 5,000 का जो लेवल है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, तो मुझे लगता है एबीबी और एलएनटी ये दोनों ही कैपिटल ग्रुप्स में मुझे लगता है हमें ध्यान रखना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड के नजरिए से भी काफी फेवरेबल है। अगर एबीबी अगर ऊंचा रहता है तो फिर वापस 7,200 7,500 तक का एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो लेकिन टाइम लगेगा, क्यू 4 के नंबर्स आएंगे, फिर शायद Q1 के भी नंबर्स आएंगे, तो डेफिनेटली 6 महीने की अवधि की नजरिए से अगर हम ट्रेड करें तो मुझे लगता है एलएनटी और एबीबी में एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ठीक है, तो एल और एबीबी दोनों में अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पर। ये थोड़ा सा अगर जीडीपी के डेटा ठीक आते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। सर प्राइवेट बैंक्स में पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज बैंक निफ्टी में अच्छी स्ट्रेंथ भी देखने के लिए मिल रही है। क्या लग रहा है सर, ये जो बाउंस है प्राइवेट बैंक्स का, ये टेम्परेरी है या लग रहा है कि कुछ स्ट्रेंथ आएगी? नहीं, शायद स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि क्या हुआ कि विवेक, जब निफ्टी ने नया लो बनाया, बैंक निफ्टी ने जी। अभी भी नया लो नहीं बनाया। बैंक निफ्टी का जो जो लो था 47,814 के आसपास था, जो बैंक निफ्टी ने ब्रीच नहीं किया। और लास्ट 2 दिन से लाइक मंडे और ट्यूसडे का जो सेशन है, वहां पे बैंक निफ्टी 48,500 का जो लेवल है जहां पे पुट राइटर्स है, उन्होंने अपने पोजिशन काटे ही नहीं। नॉर्मली क्या होता है, जब मार्केट गिरता है तो पुट राइटर्स अपने पोजिशन नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो वो पोजीशन हमने नहीं देखा। 48,500 पे काफी सारे पुट राइटर्स जो थे वो काफी स्ट्रांगली खड़े थे, तो वही एक रीजन है जिसकी वजह से आज निफ्टी फ्लैट है और बैंक निफ्टी में करीब करीब 300 अंक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। 49,000 का एक छोटा ट्रिगर है, मेरा ये मानना है। आज का एक्सपायरी अगर बाई एनी चांस 49,000 के ऊपर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक, लाइक मार्च का जो फर्स्ट वीक है उसमें आपको अच्छा खासा एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो वापस बैंक निफ्टी 50,500 की तरफ एक बाउंस बैक करेगा, और फिर अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर हम आगे बात करेंगे। बट मुझे स्ट्रेंथ दिखाई देता है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 48,500 का स्टॉप लॉस या बोलिए या फिर काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड 48,500 को लेके चलेंगे। ठीक है सर, एक चीज़ अब जो कि इस मार्केट में थोड़ा लोगों को परेशान कर रही है, वो है कि लोग बोल रहे हैं कि भाई जीडीपी तो ठीक है, एक आम आदमी को जीडीपी से कोई खास लेना देना होता नहीं है। ये हम सब स्टॉक मार्केट के लोगों को ही ज़्यादा लेना देना होता है। एक आम निवेशक जो 1 लाख 2 लाख 4 लाख लगा रहा है, उसको वो ठीक है, जीडीपी का डेटा उसको ज़बरदस्ती पढ़वाया जाता है, लेकिन उसका ऐसा कोई सरोकार नहीं होता। एक्सपर्ट मानने की जीडीपी बॉटम लगा चुकी है Q2 में। Q3 का जो डेटा होगा कल जो आएगा वहाँ से रिवाइवल आ जाएगा, लेकिन क्या मार्केट में भी रिवाइवल आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? क्योंकि हमने देखा कि Q2 में जो जीडीपी आंकड़े हैं वो 7 तिमाही के निचले स्तर, यानी कि लगातार 7 क्वार्टर से जीडीपी डेटा नीचे ही आ रहा था, वो बॉटम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो कल डेटा आएगा, तो कल डेटा जो आएगा वो रिवाइवल वाला आएगा। जो जीडीपी बॉटम लगा चुकी है वो Q2 में लगा चुकी है, ऐसा रिसर्च रिपोर्ट्स बोल रही हैं। लेकिन क्या निफ्टी अपना बॉटम लगा देगा? अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक वैल्यूएशन वाला पैरामीटर और देख लेते कि निफ्टी किन वैल्यूएशन पर आ चुका है। तो निफ्टी की जो वैल्यूएशन है वो भी बॉटम पर ही आ गई हैं ऑलमोस्ट, अगर हम पिछले 10 सालों का डेटा देखें। देखिए निफ्टी में अगर आप देखो कि जो 2020 का 2020 में पी मल्टीपल चल रहा है, 2025 में 20.7 चल रहा है, ये फरवरी का है। अब आप देख लीजिए इसके नीचे 24, 23, 22, 2021, 2020 सभी में पी मल्टीपल 22, 23 और 37 तक भी हैं। 2020 में जब वो कोविड की वजह से डाउनफॉल आया था, वो 37 के पी मल्टीपल पर भी चला गया था। 2019, 18, 17, 16, 15 और 14 सभी में 21 से 28, 26 ये वैल्यू है। अभी आप देख लो 11 साल के जो पूरे डेटा हैं, इसमें आप देखो कि निफ्टी का जो सबसे लोएस्ट पी चल रहा है वो अब चल रहा है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सब तो फंडामेंटल तो हैं कि फंडामेंटली पी मल्टीपल अब हमारा एक फेयर वैल्यू पर, हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव तो नहीं, लेकिन हाँ फेयर वैल्यू पर आ गया है। और अगर हम 11 साल का एवरेज देखें तो उससे नीचे ही आ गया है। क्या चार्ट पर भी यही स्थिति दिख रही है कि निफ्टी अब लग रहा है कि बॉटम बना देगा कल जीडीपी डेटा के बाद? ये डेटा आने के काफी एक हफ्ते भर से जब हम लेवल्स की बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे, जैसे कि हम सभी मान के चल रहे थे कि 22,800 का एक लेवल है जहां पे सभी को लग रहा था कि एक टेम्पररी बॉटम बन गया है। लोग बोल भी रहे थे कि 22,800 शायद नहीं टूटेगा।
बट वो कहीं ना किसी तरह से 22,800 को हम संभाल नहीं पाए और हम 22,800 का लेवल को ब्रेक करते हुए देखा। तो मेरा ये मानना है कि जो 22,800 पे एक वो ब्रेक करने का नजरिया एक ही था कि एफआईएस के जो पोजीशन थे उसमें कंटिन्यूस बिकवाली अभी भी चालू है। तो वो एक रीजन था जो जहां पे काफी सारे लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस लगाए थे। अगर हम टेक्निकली अगर निफ्टी का जो डेली चार्ट है उसके अंदर ट्रेंड लाइन वगैरह स्विंग को पकड़ के अगर ड्रॉ करते हैं तो जो सपोर्ट बनता था वो 22,400 के आसपास आता था। तो हमने ये कहना शुरू कर दिया था कि 22,800 जब टूटता है तो 22,400 तक मैक्सिमम करेक्शन आएगा, जो कि अभी 22,500 तक आके रुका हुआ है और अभी 22 साढ़े पाँच सौ के आसपास निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ये मानना है एक्सट्रीम एंड बोले तो अभी ये जो मंदी हम जो लास्ट 5 महीने से देख रहे हैं कि 22,400 के नीचे शायद नहीं जाएगा। हो सकता है कि एक्सपायरी है, आज थोड़ा वॉलेटिलिटी है, आज के वॉलेटिलिटी को भी अगर मैं देखूं तो आप इंडिया विक्स को देख लीजिए। इंडिया विक्स लास्ट 3-4 दिन से हल्का सा सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी इंडिया विक्स 13.31 है जिसमें वॉलेटिलिटी कम होते हुए दिखाई दे रहा है और अनसर्टेनिटी नहीं है। जैसे कि आपने बताया कल जीडीपी के डेटा आना है, अगर जीडीपी के डेटा में कुछ गड़बड़ है या फिर वॉलेटिलिटी अनसर्टेनिटी होता तो आज आपको इंडिया विक्स में काफी एक वापस स्पाइक देखने को मिलता, जो कि नहीं मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप जिस हिसाब से बता रहे हो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से संभालेगा और जब भी मार्केट यहाँ से 22,800 के ऊपर वापस रिगेन करेगा स्ट्रेंथ, तो हम मान के चल सकते हैं कि जो भी लो अभी हमने देखा है कि 22,500 के आसपास का जो भी लो बना है वो शायद अब मैं ये आपको बोल पाऊंगा कि ये जो हम जो पिछली बार जो बात कर रहे थे कि 22,800 शायद बॉटम बनेगा कि नहीं बनेगा, बट अब मैं आपको बता रहा हूँ अगर वापस हमने 22,800 वापस सस्टेन कर लिया तो अभी जो भी हमने लो देखा है 22,500 या फिर अगर समझे इसको ब्रेक करके 50 एक पॉइंट प्लस माइनस भी होता है तो वो जो लो बनेगा वो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म बॉटम बन सकता है और हम फिर पुल बैक या बाउंस बैक की बात करेंगे 24,500 तक का हो सकता है कि मार्च मंथ में आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर वो सस्टेन होता है क्लोज होता है तो फिर हम देखते हैं आगे इसको कैसे करना है, बट डेफिनेटली हम एक बाउंस बैक की बात करेंगे। बिल्कुल, बाउंस बैक तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी बॉटम बना या नहीं, इसको लेकर थोड़ी सी 2-3 बातें हो सकती हैं। लेकिन वैल्यूएशन और जीडीपी, इन दोनों का तो जीडीपी का तो बॉटम लग सकता है कल। वैल्यूएशन बॉटम पर आ चुकी है पिछले 11 साल के, लेकिन अब ये देखना होगा कि मार्केट बॉटम कब लगाएगा। हो सकता है थोड़ा और नीचे आके अट्रैक्टिव लेवल पर लगाए, हो सकता है फेयर वैल्यू से लगाए। अब ये मार्केट में बस देखना है। अब ज़्यादा दूर नहीं है, जितनी भी हमारी एक्सपर्ट से भी बात हुई है सब कह रहे हैं कि ज़्यादा दूर नहीं है अब बॉटम। तो अब कितना दूर है वो किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर पॉइंट से, और कभी भी आप मार्केट को टाइम या लेवल के हिसाब से नहीं मैच कर सकते कि इसी दिन से मार्केट बॉटम लगा देगा या इसी लेवल से इन पर्टिकुलर बॉटम लगा देगा। वो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कई बार लेवल ज़बरदस्ती तोड़वाए जाते हैं। बहुत से मार्केट के ऑपरेटर टाइप लोग होते हैं, वो कई बार थोड़ा सा उनको भी पता होता है टेक्निकल चार्ट क्या है, टेक्निकल सपोर्ट क्या है, तो वहाँ पर वो लेवल तोड़वा देते हैं ताकि पैनिक सेलिंग आए और वो उस समय बाय कर लें। तो वो थोड़ा सा होता है मार्केट में। लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है सर, वो है रेलवे, डिफेंस और इंफ्रा कंपनी। बहुत लोगों ने पैसा कमाया भी और उससे ज़्यादा फिर गंवाया भी। जितना कमाया नहीं 2 साल में, उससे ज़्यादा 6 महीने में गंवाया। और वो गंवाने की वजह तो हमें सभी को पता है, वैल्यूएशन ज़्यादा हो गई थी, शेयर काफ़ी खिंच गए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर आ रहा था कि भाई सरकारी स्पेंडिंग काफ़ी कम हो रही है इन पर। जो सरकार का खुद का खर्चा है, जो सरकार खर्च करती है इन कंपनियों को ऑर्डर देने में, वो कम कर रही है। लेकिन अब एक डेटा बड़ा अच्छा है जिसकी वजह से कल जीडीपी में भी इम्पैक्ट होगा और उसका एक इम्पैक्ट इन कंपनीज पर भी हो सकता है कि दिखाई दे। Q3 में सरकारी स्पेंडिंग 6 तिमाही के उच्चतम स्तर पर आ गई है। Q3 में सरकार ने जो कैपेक्स पर खर्च है वो 10.3% से बढ़ाकर 47.7% ज़्यादा किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है कि पहला क्वार्टर इलेक्शन के नाम चला गया, दूसरा क्वार्टर सरकार बनी व्यवस्थित हो रही थी उसके नाम चला गया, प्लस मॉनसून भी आ जाता है तो वैसे ही ऑर्डर्स ज़्यादा नहीं जाते हैं। तीसरे क्वार्टर में ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार ऑर्डर्स देगी। हालांकि उतने ऑर्डर्स नहीं मिले हैं, अभी भी ये ग्रोथ अच्छी है, लेकिन माना जा रहा है कि Q3 जितना अच्छा रहा उससे ज़्यादा Q4 रहेगा। अगर सर ये सरकार की तरफ से इन कंपनीज को ऑर्डर्स मिलते हैं तो क्या लगता है, रेलवे कंपनियां, डिफेंस कंपनियां, इंफ्रा कंपनियां, मैं कुछ एक नाम ले लेता हूं सर, HAL, BEL, BEML, IRB, HCC,
IRFC सर, एक एक करके ले लेते हैं। लाइक पहले डिफेंस क्या ले लेते हैं, HAL, BEL, इन पर क्या लग रहा है सर? कुछ लग रहा है कि बॉटम बन जाएगा या अभी और दूर है अभी बॉटम इनका? वे बॉटम का करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि उसमें काफी क्लियरली ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो हो सकता है कि जैसे आपने बताया नंबर्स में थोड़े स्ट्रेंथ आने की वजह से आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। HAL जो ऑलमोस्ट 3200 के 250 के पास ट्रेड कर रहा है, बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत मुश्किल होगा बताना कि ये यहाँ से बॉटम बना कि नहीं, क्योंकि शायद नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन और जिस हिसाब से जो इनको जो मंथली टाइम फ्रेम में जो सेल ऑफ हुआ है, तो थोड़ा सा मुश्किल है ये जज करना कि बॉटम बना कि नहीं। बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। बाउंस बैक भी मैं इसलिए कन्विंस हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब भी प्राइसेस गिरते हैं तो वो अपने मूविंग एवरेजेस से काफी दूर स्प्रेड हो जाते हैं। और हिस्टोरिकली आप जब भी देखोगे कि प्राइसेस अगर आपके मूविंग एवरेज से काफी दूर हो जाता है तो बाउंस बैक तो डेफिनेटली आता है। यही चीज हम निफ्टी में भी देख रहे हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी में, हालांकि आप देखो तो सभी चार्ट्स में जिनके लॉन्ग टर्म के चार्ट्स अच्छे हैं तो उसमें वो बाउंस बैक तो डेफिनेटली आता है। बट डिफेंस और रेलवे में अभी भी मैं क्लाइंट्स को फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। एक बार पोजीशन है तो थोड़ा एवरेज वगैरह कर लीजिए, बट देन फ्रेश बाइंग करके यहाँ से अगर आपको नया पोटेंशियल रिटर्न जनरेट करना है तो फिर वो एक अपॉर्चुनिटी, फिलहाल वो कन्विक्शन नहीं है फिलहाल। कन्विक्शन नहीं है सर। सर डेटा एक्चुअली आई अंडरस्टैंड बीइंग ए टेक्निकल एंड डेरिवेटिव पर्सन, वो थोड़ा सा आपको चार्ट पर थोड़ा हो सकता है जब तक रिवाइवल नहीं आएगा, जब तक ये कंस्ट्रेंट तो रहेगा, लेकिन फंडामेंटल न्यूज़ जब पॉजिटिवली शुरू हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें सुधरती हैं। फिर अगर सुधरती हैं तो वो चार्ट पर भी डेटा बनता है, उसके हिसाब से ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगेगा। लैकिंग इम्पैक्ट तो है थोड़ा सा चार्ट और डेटा पर, लेकिन हाँ खबरें पॉजिटिव आना शुरू हो गई हैं तो यही एक सबसे बड़ी पॉजिटिव भी है सर। लेकिन मैं अगर बात करूं ये कुछ एक रेलवे कंपनीज पर लाइक IRFC, IRCTC, इरकॉन, जुपिटर वैगन, इनमें कोई लग रहा है कि कोई बॉटम के करीब आ गया? हाँ, तो उसमें जुपिटर वैगन जो है ना, जिसपे हमारा एक, हालांकि इसमें हमारा दिवाली पिक भी रह चुका है, तो हम इसमें ऑलरेडी पोजीशंस बनाए हुए 500 के आसपास और अभी करीब करीब 300 के पास ट्रेड कर रहा है। तो जुपिटर वैगन में उनके ऑर्डर बुक्स काफी अच्छे हैं। हाँ, अभी रिसेंटली भी मुझे लगता है कि नया उनको ऑर्डर बुक मिला है। तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर किसी को ट्रेड में इन्वेस्ट करना है तो जुपिटर वैगन ये डेफिनेटली इसमें एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। रिस्क रेशियो काफी लिमिटेड है, 300 के आसपास है, 280 या 260, ये उसका मैक्सिमम वर्स्ट के सिनारियो में इसका करेक्शन हो सकता है। उसके नीचे हमें नहीं अभी, हालांकि मुझे 300 के नीचे भी नहीं लगता, 300 के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो किसी को भी नया पोजीशन अगर बनाना है और वो लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर बना सकते हैं तो जुपिटर वैगन में एक अपॉर्चुनिटी है। उनके ऑर्डर बुक्स और उसके आने वाले दिनों में, क्योंकि बट ये स्लो मूविंग है, इसमें वैसे आपको इमीडिएट मिड कैप जैसे आपको रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, तो इसमें आपको स्लो मूविंग रहेगा और जिनके भी पोजीशन फंसे वो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। IRCTC की अगर बात करें तो IRCTC में भी एक आउटलुक हम बुलिश मान के, एक टेम्परेरी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी के नजरिए से डेफिनेटली हम उसको बुलिश मान के चल सकते हैं। करीब करीब 38% का करेक्शन हमने IRCTC में देखा है। और ये जो 700 का जो लेवल है ये भी कहीं ना कहीं डिमांड के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, रिवर्सल्स नहीं आया है इसमें। रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो से हो सकता है फेवरेबल बन सकते हैं, लेकिन अगर समझो वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो एक 50 पॉइंट्स का और एक करेक्शन मिल सकता है। बट ये 700 से 650 का जो रेंज है ये डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं लॉन्ग टर्म के नजर से। अभी लॉन्ग टर्म में भी एक कैसे होगा कि 900 950 पे फिर से एक छोटा रेजिस्टेंस बनेगा इसमें। अगर वो लेवल सस्टेन करके निकल जाता है तो फिर एक लंबा लॉन्ग टर्म स्टोरी बन सकता है। बट देन 700 से 650 के रेंज में अगर कोई थोड़ा सा इसको बाइंड करके रखते हैं तो आपको 900 950 का एक एग्जिट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी IRCTC में भी दिखाई देता है। तो स्पेसिफिक स्टॉक्स है, IRCTC है। IRFC में हम उतने व्यू नहीं लेके चल रहा है, उसमें उनके नंबर्स हमें नहीं लगते उतने प्रॉमिसिंग आ सकते हैं करके, तो IRFC हम नहीं रिकमेंड कर रहे हैं। IRCTC और जुपिटर वैगन ये दोनों में हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बिल्कुल। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मानस सर भी जुड़ चुके हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। मानस सर, मैं सर से बात कर रहा था कि एक GDP का डेटा तो कल आएगा ही, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि
एक डेटा जो कि सरकार ने दिया कि भाई उनकी जो स्पेंडिंग है Q3 में काफ़ी अच्छी आ गई है, मतलब 47% का जंप आया। तो सरकारी स्पेंडिंग कैपेक्स पे खर्च होना ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। लेकिन क्या उससे रेलवे, डिफेंस और इंफ्रा कंपनियां रिवाइव होंगी? रेलवे और डिफेंस पे मैं बात कर चुका सर। इंफ्रा में मैं आपसे टेक ले लेता हूँ। इंफ्रा कंपनी में लाइक HCC, NCC, IRB या कोई भी आपको इंफ्रा कंपनी समझ आती हो, क्या आपको लगता है इनमें किसी का बॉटम लग गया या अभी दूर है? तो विवेक जी, आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा। और जितने स्टॉक आपने नाम लिए सब डाउन ट्रेंड में है। जो उनका मेन ट्रेंड है वो नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। और पिछले अगर आप 15-20 सेशन में देख लीजिए तो ये जितने स्टॉक हैं इन सब ने जब भी कोई पुल बैक दिखाया है तो ये 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाए हैं। मेरे ख्याल से अभी यही सही समय नहीं है इंफ्रा स्टॉक में एंट्री करने का। वेट करना चाहिए। अगर लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट मार्केट में देखने को मिलेगा तभी यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिलेगा। और जब तक 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे ये तीनों स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ब्रजेश सर, चलने से पहले सर आपकी कोई टॉपिक्स अगर आप शेयर करना चाहें सर। आई थिंक आज एनबीएफसी के जो स्टॉक्स है उसमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं चोला ये चोला इन्वेस्टमेंट्स में, सॉरी चोला फाइनेंस, इसमें जो 1430 का जो प्राइस चल रहा है वहां पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट कंटिन्यूशन हो सकता है, तो इसको हमें मुझे लगता है कि लेना चाहिए। 1390 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और करीब करीब 1550-1600 तो का एक डायरेक्शनल ट्रेड चोला फाइनेंस में बन सकता है। और एक स्टॉक जो काफी हमारे लिस्ट में भी है, हमें होटल्स के स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं। हमें लग रहा है कि होटल्स के नंबर्स काफी अच्छे आएंगे और यहाँ से जो भी करेक्शन आपको होटल के स्टॉक्स में देखने को मिला है उसमें आपको बाइंग देखनी चाहिए। एक स्पेसिफिक स्टॉक जिसमें काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना, रिवर्सल बना है, वो शैले होटल है। शैले होटल करीब करीब 740 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी एक बाइंग देख सकते हो। 850 860 का एक टारगेट ऊपर की तरफ है और जो नीचे हम इसको जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो करीब करीब 690 के आसपास लेके चलेंगे। तो अपॉर्चुनिटी एक होटल इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं और एनबीएफसी में देख सकते हैं।